नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राम मंदिर और हिंदी के अखबारों की राम पत्रकारिता। आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। यह राम पत्रकारिता क्या है? क्या जो पत्रकारिता चल रही है उसी का कोई विस्तार है या बिल्कुल एक नया लेवल है? मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी कुछ नया भी है और पुरानी परिपाटी का अंश भी। क्या राम पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई नया आदर्श या मर्यादा कायम कर रही है? तो जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के भारत में अब यह संभव नहीं है, खासकर मुख्य धारा के किसी अखबार या चैनल के लिए जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं। इसे यूं समझिए, जब भारत की पत्रकारिता में पेशे की नैतिकता और मर्यादा ही नहीं बची है, तब राम पत्रकारिता में कैसे बची रह जाएगी? इस समय ही यह देखने का विषय है कि हिंदी के अखबार राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी किस तरह से खबरें छाप रहे हैं और छापने के लिए किस किस तरह की खबरों का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन का हमने जानबूझकर इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि पन्ना भरता रहे, खबरें छपती रहें, इसके लिए हर तरह के आयोजन को खबर का रूप दिया जा रहा है। इतना विस्तार से भारत में कोरोना को भी कवर नहीं किया गया, किसी भी राजनीतिक या आर्थिक संकट को कवर नहीं किया गया। हमने अमर उजाला और दैनिक जागरण की खबरों का ही संकलन किया है, वह भी हर दिन का नहीं। इन खबरों की तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाला है ताकि आप भी देख सकें कि एक एक डिटेल का कवरेज हो रहा है। दरवाजा कहां से आ रहा है, घंटा कहां से आ रहा है, पहला पत्थर किसने रखा, पहला पत्थर किसने तराशा, घी कहां से, सूत कहां से और अगरबत्ती कहां से आ रही है, सोने का दरवाजा लगा है, यह भी खबर है। और इन सब का विस्तार से कवरेज किया जा रहा है। पूजा किस विधि से होगी, कौन कौन पूजा करेंगे, किस किस संत को कहां रहना पड़ेगा, कब पूजा के बारे में फैसला हुआ, पूजा की सामग्री कहां से आ रही है, एक एक डिटेल को खबरों के रूप में पेश किया जा रहा है। यही नहीं, संघ और संघ परिवार की भूमिका के बारे में तमाम खबरें छप रही हैं, जिसे देखकर लगता है कि यह संघ का कार्यक्रम है। आरएसएस की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया जाता है और हेडलाइन बड़ी कर दी जाती है। राम मंदिर के उद्घाटन, इसके आसपास की राजनीति, उस राजनीति का चुनावी भविष्य और तमाम खबरों में इस्तेमाल होने वाले शब्द, इन सब के बारे में किसी शोधार्थी को विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। किस तरह से पत्रकारिता के भीतर एक नई तरह की शब्दावली, हिंदू शब्दावली विकसित हो गई है, यह भी आप देख सकते हैं। धार्मिक आचार व्यवहार से जुड़े शब्दों ने संवैधानिक आचार व्यवहार से बने शब्दों को हटा दिया है, विस्थापित कर दिया है। हर दिन दैनिक जागरण और अमर उजाला में छपी खबरों को मिला दीजिए तो कई बार इनकी कुल संख्या 30 से भी ज्यादा हो जाती है। 15-15 न्यूज आइटम राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कार्यक्रम के बारे में छप रहे हैं। इस जनवरी से एक पूरा पन्ना इन अखबारों में बना है। वैसे पिछले साल से ही लगातार कवरेज हो रहा है। अमर उजाला के पेज का नाम है सबके राम, दैनिक जागरण के पेज के नाम पर लिखा है श्री राम, हिंदुस्तान अखबार के पेज का नाम है राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह। सभी दिन की गिनती कर रहे हैं। हर दिन छपता है 14 दिन शेष, 13 दिन शेष, तो 12 दिन शेष। घड़ी घड़ी याद दिलाई जा रही है। आप इन खबरों के तरीके से या खबरों की राजनीति से सहमत ना भी हों, लेकिन पत्रकारिता में हो रही इस घटना से अनजान नहीं रह सकते हैं। राम के नाम पर राम पत्रकारिता भी वही है जो राम के नाम पर राम की राजनीति है। हिंदी अखबारों की राम पत्रकारिता को अनदेखा करना, इस समय की एक बड़ी घटना से नजर फेर लेना होगा। इस पत्रकारिता ने किस तरह का माहौल बनाया है यूपी और बिहार में, अपने पाठकों में किस तरह के मानस या सोच का निर्माण किया है, इस पर आप एक वीडियो में हमसे जवाब हासिल नहीं कर सकते। किसी शोधार्थी को और गहराई में जाकर अध्ययन करना चाहिए। राम मंदिर के कवरेज के बहाने भारत की दम तोड़ चुकी पत्रकारिता धार्मिक रूप लेकर नैतिक और मर्यादित बनने का प्रयास कर रही है, मगर हो नहीं पा रहा। यह मामला ठीक वैसा ही है जैसे देर से आने के कारण पूछने पर कोई बच्चा यह जवाब देता है कि वह फिल्म देखने नहीं गया था, जुआ खेलने नहीं गया था, मंदिर गया था, और यह जवाब सुनकर माता पिता चुप हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। यहां भी वही मामला लगता है। भारत के लाखों दर्शकों और पाठकों ने पाताल में जा चुकी भारत की पत्रकारिता को पताका मान लिया है, परचम। यह भी सच है कि करोड़ों लोगों को इसमें अब पतन नहीं दिखता है।
अयोध्या में नया युग। कार सेवक के रूप में अयोध्या जाने वाले अलवर के प्रमुख लोगों ने कहा, आज हमारा सपना पूरा हुआ। हम आज के वीडियो में दिखाएंगे कि अदालत के आदेश के पन्नों में मस्जिद को गिराना आपराधिक कृत्य था, मगर राम पत्रकारिता के पन्नों पर मस्जिद गिराने वाले कार सेवकों को नायक की तरह छापा जा रहा है। अदालत के आदेश में मस्जिद शब्द का इस्तेमाल है। राम पत्रकारिता मस्जिद का इस्तेमाल बहुत कम करती है। ज्यादातर बार मस्जिद की जगह ढांचा का इस्तेमाल होता है। क्या इस तरह से लोगों की स्मृति से मस्जिद को गायब किया जा रहा है? क्योंकि मस्जिद कहने से उस अपराध को सामने लाना पड़ता है जिसके बारे में कोर्ट ने अपराध ही कहा है। ढांचा उस राजनीतिक धारा का शब्द है जिसके आह्वान पर लोग मस्जिद गिराने गए। कोर्ट इस काम को कानून का उल्लंघन मानता है। कोर्ट के आदेश को सभी पक्षों ने स्वीकार किया, लेकिन हिंदी के अखबारों का कवरेज सभी पक्षों का कम, एक तरफा ज्यादा लगता है। हम आगे के हिस्से में बात करेंगे कि कैसे कार सेवक स्वतंत्रता सेनानी की तरह पेश किए जा रहे हैं। इनका महिमा मंडन इस तरह से किया जा रहा है जैसे इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, जबकि अदालत ने साफ कहा है कि यह कैलकुलेटेड एक्ट यानी पहले से योजना बनाकर हिसाब लगाकर किया गया था। इसलिए हमने कहा कि भारत की पत्रकारिता में, खासकर गोदी मीडिया जगत में, पत्रकारिता के नैतिक होने की हर संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। क्या वह राम के नाम पर राम की मर्यादा स्थापित कर रही है? आपको मस्जिद की जगह ढांचा और कानून का अत्यधिक उल्लंघन करने वालों को कार सेवक, धर्म सेवक या प्राण सेवक के रूप में आपके सामने पेश किया जा रहा है। भारत की पत्रकारिता चाहे तो यह कर सकती है, करके दिखा दिया। किसी अपराध को लोगों के दिमाग से गायब कर उसे पूरी तरह से धार्मिक कृत्य में बदल दिया गया। राम मंदिर के निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हिंदी अखबारों ने शायद ही कोई डिटेल छोड़ी होगी। अयोध्या में जमीन की खरीद को लेकर जो सवाल उठे, विवाद हुआ, वो खबरें अब गायब हैं। बल्कि इस तरह की खबरें ही नहीं हैं। जो भी मिल रहा है प्रसाद समझकर छाप दिया जा रहा है। मगर जिस तरह से अखबारों ने कार सेवकों को प्रतिष्ठित किया है, कार सेवक विस्तार से बता रहे हैं कैसे नींव खोदी गई, कैसे उन्होंने ढांचे को गिराया और कैसे गिरते हुए देखा, यह सब छप रहा है। कार सेवकों को गुमनामी से निकालकर सम्मानित किया जा रहा है। इन सभी पर अलग से नजर डालने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटिए। पेज नंबर 913 पर कहा गया है कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया और मस्जिद को तबाह कर दिया गया। मस्जिद की तबाही यथास्थिति बनाए रखने के ऑर्डर के उल्लंघन में और इस कोर्ट को दिए गए आश्वासन के बावजूद हुई। मस्जिद को पहुंचाया गया नुकसान और उस इस्लामिक इमारत का विध्वंस कानून के शासन का अत्यधिक उल्लंघन था। जब मामला अदालत में लंबित था तब मस्जिद का पूरा ढांचा गिरा दिया गया। लोगों की आराधना का स्थल बहुत सुनियोजित तरीके से गिराया गया। गलत तरीकों का इस्तेमाल कर मुसलमानों को उनकी मस्जिद से वंचित कर दिया गया जो 450 साल पहले बनाई गई थी। अयोध्या पर फैसला आने के 2 साल पहले जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन ने अपने एक फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद को गिरा देना एक ऐसा अपराध था जिसने भारत के संविधान के सेकुलर ढांचे को तार तार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले में यह अपराध है, कानून का अत्यधिक उल्लंघन है। फिर भी हिंदी अखबारों की राम पत्रकारिता यानी मंदिर से जुड़ी खबरों के कवरेज में इन तथ्यों को करीब करीब गायब कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाकर मस्जिद गिराई गई, सेकुलर ढांचा तार तार कर दिया गया, अपराध था। अगर यह सब था तब इसे करने वालों को नायक की तरह आप कैसे पेश कर सकते हैं? अब आप भास्कर की इस खबर को देखिए। श्री राम जन्मभूमि समर योद्धा सम्मान समिति खंडवा की है। भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि अनूप शहर में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सामाजिक संस्था राष्ट्र चेतना मिशन द्वारा कार सेवक सम्मान समारोह निरंतर जारी है। घर घर जाकर कार सेवकों का अभिनंदन किया जा रहा है। बाकायदा नाम बताकर इनका बखान हो रहा है। अखबार ने लिखा है कि देवीपुरा निवासी स्वर्गीय कंची सिंह परिवार सहित डिप्टीगंज निवासी स्वर्गीय बालकिशन गुप्ता परिवार, आवास विकास कॉलोनी द्वितीय निवासी योगेश शर्मा, मोतीबाग निवासी वैभव मित्तल, आवास विकास कॉलोनी प्रथम निवासी बाबूलाल आर्य, कृष्णानगर निवासी प्रवीण चौहान को घर जाकर फूल माला पहनाकर स्वस्ति वाचन एवं पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया।
क्या आप जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि समर योद्धा सम्मान समिति नाम की एक इकाई इंदौर में काम कर रही है? अगस्त 2023 में भास्कर ने इस पर एक रिपोर्ट की है। बताया है कि 1990 में अयोध्या जाने वाले कार सेवकों का सम्मान करने के लिए समिति के लोग उनके घर जाकर नेम प्लेट लगा रहे हैं। समिति के पदाधिकारी दीपक कसेरा के घर पर अगस्त में नेम प्लेट लगी जिसमें मंदिर का चित्र अंकित है। इंदौर में इस समिति से 650 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह का एक बयान है कि मुझे गर्व है, मैंने बाबरी मस्जिद गिराई। कुछ भी नहीं हुआ इस बयान के बाद, तब भी नहीं हुआ जब लोग खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, आगे आकर बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। सितंबर 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन 32 लोगों को बरी कर दिया जिन पर बाबरी मस्जिद गिराने के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप लगे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग बरी हो गए। सीबीआई के स्पेशल जज एस.के. यादव ने 2300 पन्ने के अपने फैसले में कहा कि मस्जिद का विध्वंस सुनियोजित ढंग से नहीं हुआ था। ये काम कई हजार कार सेवकों में से कुछ असामाजिक तत्वों का था। अब ये कुछ असामाजिक तत्व कौन थे? कुछ का मतलब 100 थे या 200 थे या 1000 थे, साफ नहीं। लेकिन हिंदी अखबारों में तो कई लोग खुलकर स्वीकार कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि उन्होंने ढांचा गिराया। इनका तो सम्मान किया जा रहा है कार सेवक बनकर जाने के लिए। सीबीआई के विशेष जज कह रहे हैं कि सुनियोजित ढंग से नहीं गिराया गया। दैनिक जागरण में यह खबर छपी है, आप भी देखिए। लिखा है कि 6 फीट के 30 वर्षीय चंद्रपाल आर्य बैरिकेडिंग को कूदकर आगे बढ़े। 5 मिनट में ढांचे की दूसरी गुंबद पर चढ़ गए। बिना पानी पिए दोपहर तक ढांचे पर हथौड़ा चलाया और उसके बाद नींव की खोदाई करने वाले कार सेवकों के साथ जुट गए। नई दुनिया की हेडलाइन भी देखिए, कार सेवा के लिए बनाया बलिदानी जत्था। ढांचा तोड़ने के लिए 100 फीट ऊपर चढ़े कार सेवक ने बताया 6 दिसंबर का वाकया। इस खबर में वो सारे डिटेल हैं जो शायद कोर्ट के सामने नहीं आ सके होंगे। रात में ही कार सेवकों ने की थी नींव की खुदाई। मौर्य, दैनिक भास्कर, ये रिपोर्ट है, हेडलाइन है। तत्कालीन बजरंग दल विभाग संयोजक रामचंद्र मौर्य से बातचीत की है और शीर्षक दिया है, रात में ही कार सेवकों ने की थी नींव की खुदाई। शीर्षक से सब कुछ साफ हो जाता है। खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि रात में नींव की खुदाई की। मौर्य बता रहे हैं कि मस्जिद तोड़कर जब ये लोग कार सेवकपुरम पहुंचे तो वहां घोषणा हुई कि खाली स्थान नहीं छोड़ना है। तब वे रात में ही मौके पर लौटे और नींव की खुदाई कर सुबह 4:30 बजे भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर पूजा शुरू कर दी। इन लोगों से कहा गया कि आप सभी को अयोध्या खाली करना है, जिसके लिए आप सभी अपने टोपी निक्कर बैग में रख लें, क्योंकि आपको कार सेवक नहीं दिखना है। ये सारी बात मौर्य ने भास्कर से कही है। क्या यही लोग 2019 के फैसले के पहले इस तरह से अखबारों में आकर इंटरव्यू दे सकते थे और अखबार इन्हें सेवक और योद्धा बताते हुए इनके इंटरव्यू करते? सितंबर 2020 में जब सीबीआई की अदालत ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस में आरोपी बनाए गए 32 बड़े नेताओं को बरी किया, तब द वायर में मीनाक्षी तिवारी ने उस समय के हिंदी अखबारों के संपादकीय का विश्लेषण किया था। दैनिक जागरण ने इसे सीबीआई की विफलता कहते हुए लिखा कि यह दिखाता है कि 28 साल पुरानी इस घटना के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार ठहराने का काम संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किया गया। बहुत संभव है कि इसी कारण सीबीआई अपनी लंबी जांच पड़ताल के बाद भी उन लोगों तक ना पहुंच सकी जिनकी ढांचे के ध्वंस में कोई भूमिका रही हो। सच जो भी हो, आम धारणा यही है कि विवादित ढांचे का ध्वंस कार सेवकों के आवेश का परिणाम था। कई सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को ढांचा बताते हुए अखबार ने उसे व्यापक हिंदू समाज के लिए उसकी आस्था के साथ हुए खिलवाड़ और अन्याय का प्रतीक बताया। जागरण ने लिखा कि ऐसा माहौल बना कि कार सेवकों को क्षोभ से भर दिया और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि इतिहास में हुई गलतियों के बोझ को ज्यादा समय तक नहीं ढोया जा सकता। इस ऐतिहासिक फैसले से सकारात्मक सबक लेकर आगे बढ़ने में ही भारतीय समाज की बेहतरी है। क्या हिंदुस्तान याद दिलाना चाहेगा कि वो गलतियां क्या थीं? अखबार ही कहता है कि उन गलतियों को अब ज्यादा दिनों तक नहीं ढो सकते, मगर अखबार ही उन कार सेवकों को छाप रहा है हीरो बनाकर। उसी जागरण में विध्वंस करने वालों को हीरो की तरह छापा गया है, जबकि तब अखबार ने लिखा था कि सीबीआई उन लोगों तक नहीं पहुंच सकी जिनकी ढांचे के ध्वंस में कोई भूमिका रही।
अगर अखबार को ऐसे लोग मिल गए तो क्या अखबार को हीरो की तरह छापना चाहिए था? मैं खुद से कुछ भी नहीं कह रहा, जो अखबार छाप रहे हैं, छाप चुके हैं, उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। जागरण ने लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, तो हमारा सवाल, वही अखबार ऐसा करने वालों को हीरो की तरह पेश क्यों कर रहा है? केवल जागरण ही नहीं, यह एक अखबार की बात नहीं है, कई अखबारों में ऐसी खबरें छप रही हैं। कई खबरों को पढ़ने से पता चलता है कि कार सेवा के नाम पर कैसे कैसे ये लोग अयोध्या पहुंचे। इन सभी का तो बाकायदा रिकॉर्ड है, इनकी पहचान है, तभी तो इनका हर तरफ इंटरव्यू छप रहा है। दैनिक जागरण की हेडलाइन है, आलू के बीज खरीदने के बहाने किसान के वेश में अयोध्या पहुंचे। दूधिया बन पुलिस को चकमा देकर अयोध्या पहुंचे थे कार सेवक। सूर्यकांत शर्मा ने बताई विवाद से लेकर विध्वंस की पूरी कहानी। क्या सब बिना किसी सुनियोजित तरीके से ही हो रहा था? भास्कर की यह रिपोर्ट है कि बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने बताया है कि वे 1990 में ट्रेन से कार सेवकों के जत्थे के साथ अयोध्या रवाना हुए। आखिरी जत्था लेकर मैं रवाना हुआ। हमें कानपुर स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ा। मैंने अटैची में रखी पगड़ी दिखाकर कहा, रिश्तेदारी में डेथ हो गई है, पगड़ी रस्म में जा रहे हैं। खुद ही बता रहे हैं कि अयोध्या कैसे कैसे पहुंचे, किस लिए पहुंचे और इस तरह के बहाने बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस तरह के इंटरव्यू में मस्जिद गिराए जाने को लेकर किसी प्रकार का अफसोस नहीं दिखता है। अनजाने में ही सही, अखबारों से यह ईमानदारी अपने आप हो जा रही है कि वे उन लोगों को सामने ला रहे हैं जो मस्जिद गिराने गए थे, स्वीकार कर रहे हैं। बस फर्क यही है कि इस समय वे नायक की तरह बताए जा रहे हैं। अखबार उनकी भावुकता को हीरे मोती की तरह पेश कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि कार सेवक यादों की गठरी खोल रहे हैं, जिन्हें कानून कभी पकड़ नहीं सका, वे अखबारों में आकर यादों की गठरी खोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सब अपनी यादों की गठरी लेकर सबके सामने खोलने आ गए हैं और जमाना देख रहा है। हिंदी के अखबारों में कार सेवकों के साक्षात्कार इस तरह से छप रहे हैं, जिनमें कार सेवकों को विराट हिंदुओं की पंक्ति का अग्रिम सिपाही बताया जा रहा है। वर्तमान की रिपोर्टिंग में सौम्य रूप में पेश किए जा रहे हैं। विध्वंस को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो रही हैं, भावुक हो रहे हैं और अखबार लिखता है यादों का पिटारा खोल रहे हैं। बैंक मैनेजर से लेकर किसान और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मीडिया हीरो बना रहा है। कार सेवकों के लिए सम्मान समारोह हो रहे हैं, नेम प्लेट लग रहे हैं। संगठन बता रहा है कि वे कानून के अपराधी हों तो भी विचारधारा के साथी हैं। संगठन ने उन्हें याद रखा है। यही तो इसका मतलब निकलता है। अदालतों के पास अखबार पढ़ने का कहाँ समय होता है, मगर उनके फैसले के बाद से कार सेवकों को जो सम्मान मिला है वो बहुत बड़ी बात है। वो आज के इस नए भारत में भावुक हो पा रहे हैं, यादों का पिटारा खोल दे रहे हैं। जिनके बारे में अदालत ने लिखा है मस्जिद का गिराना अपराध था, कानून का उल्लंघन था। क्या आप इस अंतर को समझ पा रहे हैं? किस तरह से अदालत ने जो नहीं कहा उसे भी अब उचित ठहराया जा रहा है। लोगों की स्मृतियां किस तरह से बदली जा रही हैं, यह कमाल की प्रक्रिया है। भारत की पत्रकारिता ने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया। क्या हम इस पैटर्न को हॉलोकॉस्ट डिनायल की प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं? पश्चिम में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है कि हिटलर के दौर में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मारा गया। यह बात गलत है, इसी को हॉलोकॉस्ट डिनायल कहते हैं। 7 साल पहले गार्डियन अखबार की पत्रकार कैरोल कैडवाल्डर ने यह रिपोर्ट छापी। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि जैसे ही आप गूगल में क्या होलोकॉस्ट टाइप करते हैं तो सर्च इंजन अपनी तरफ से सवाल पूरा कर देता है, क्या होलोकॉस्ट हुआ था, फिर एक लिंक देता है कि 10 प्रमुख कारण जिनसे साबित होता है होलोकॉस्ट नहीं हुआ था। इंटरनेट पर पूरा अभियान चलता है कि यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मारने की घटना झूठी है। तो स्मृतियों को बदलने का अभियान केवल यही नहीं चल रहा। जब स्मृतियों से इतिहास ही बदल दिया गया तब फिर क्या बच जाता है? यह दौर संपूर्ण राजनीतिक नियंत्रण का है, जिसमें सवाल पूछना गुनाह तो है ही, अब पूछने पर सवालों का कोई रोल नहीं रहा। यहाँ की सरकार हो या कहीं की भी, सवालों से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ऐसी जनता तैयार हो गई है जिसके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। हम बात हिंदी के अखबारों में छपने वाली खबरों को लेकर कर रहे हैं। राम पत्रकारिता में किसी तरह के सवाल नहीं हैं। जैसे यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं मंदिर हो या मस्जिद, लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। वे लाउडस्पीकर को लेकर काफी संवेदनशील और सक्रिय और आक्रामक नजर आते हैं।
मगर अखबारों में यह सब छप रहा है कि यूपी रोडवेज की बसों में राम धुन बजेगी। अयोध्या डिपो म्यूजिक सिस्टम लगाकर यात्रियों को सुनाएगा राम भजन। यहां लाउडस्पीकर की जगह म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। खबरों में लिखा गया है कि राम धुन और राम भजन बजाने के लिए अयोध्या डिपो से चलने वाली 50% बसों में म्यूजिक सिस्टम लगा दिया गया है। यहां से 120 बसें चलती हैं, 60 से अधिक बसों में म्यूजिक सिस्टम लग गया है। इन बसों में राम भजन बजाया जाएगा। कुछ खबरों में तो यह भी मिलता है कि यूपी की सभी बसों में राम धुन बजेगा, मगर हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उससे तो यही लगता है कि 22 जनवरी के दिन लाउड स्पीकर पर कोई रोक नहीं होगी। लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के पीछे तो यही तर्क था कि ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों को दिक्कतें होती हैं, मगर 21-22 जनवरी के आसपास लाउड स्पीकर की आकाशीय गर्जना से अब किसी को भी ऐतराज नहीं है। अब मैं दिल्ली के खान मार्केट का जिक्र करने जा रहा हूं ताकि आपको याद दिला सकूं कि मुट्ठी भर आलोचकों को टारगेट करने के लिए पिछले 10 साल में किस किस तरह के प्रतीकों और रूपकों का सहारा लिया गया। यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया गया और बाजार को भी रूपक में बदल दिया गया। आज़ादी गैंग से लेकर खान मार्केट गैंग तक का उदाहरण है। भारत के अखबारों और चैनलों को किसी ने मोदी गैंग कह दिया तो क्या होगा? वैसे कुछ भी नहीं होगा। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों और रिश्तेदारों के हत्यारों को छोड़ने के मामले में सरकार इस तरह रंगे हाथों पकड़ी गई, तब भी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। आप कुछ भी कहते रहिए, आज के भारत में अब कुछ भी नहीं होता, वही होता है जो वो चाहते हैं। यह दिल्ली का खान मार्केट है, बहुत छोटा मार्केट है, मगर प्रधानमंत्री की एक टिप्पणी के कारण काफ़ी बड़ा हो गया। तब काफ़ी विवाद भी हुआ। प्रधानमंत्री अपने आलोचकों को गैंग बताने लगे और इस तरह से पेश करते रहे कि जैसे देश में उनके आलोचक नहीं बचे हैं, बस कुछ 10-20 लोग हैं जिनका अपना गैंग है और वे खान मार्केट में पाए जाते हैं। आज वही खान मार्केट राम पताका से लहलहा रहा है। 22 जनवरी के दिन यहां पर भजन कीर्तन से संबंधित कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इसकी सूचना इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में छपी है। खान मार्केट से बहुत पहले हिंदी के अखबारों और चैनलों ने भजन कीर्तन शुरू कर दिया। केवल राम मंदिर के संदर्भ में नहीं, बल्कि किसी भी संदर्भ में भारत की पत्रकारिता मोदी भजन ही करती है। उम्मीद है खान मार्केट में अब कोई गैंग नहीं बचा होगा और खान मार्केट को लेकर प्रधानमंत्री की तमाम शिकायतें दूर हो गई होंगी। इंदौर के मेयर का एक बयान सोशल मीडिया पर चल रहा है। वे आग्रह के अंदाज में सभी दुकानदारों को चेतावनी दे रहे हैं कि सारे मॉल और संस्थानों से राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने का आग्रह किया गया। मेयर कहते हैं कि कई जगहों पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री अभी भी लगे हुए हैं, तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने राममय उत्सव में अकारण असहयोग किया तो इंदौर की जनता जानती है। राममय वातावरण के पीछे इन आग्रहों के योगदान को भी अनदेखा आप मत कीजिए। आज के भारत में कोई धमकी नहीं देता, बस आग्रह करता है। धमकी तो किसी और युग की बात हो गई। इसलिए हिंदी के अखबारों में राम मंदिर से जुड़ी खबरों को गौर से देखने की ज़रूरत है। आप इस दौर को बदल नहीं सकते, देख तो सकते हैं। देख सकते हैं कि अखबार किस तरह का माहौल बना रहे हैं। मंदिर बनने के उत्सव और उल्लास में उन बातों को भी पुण्य कार्य के रूप में पेश कर रहे हैं जिन्हें अदालत अपराध मानती है, और कभी इसी तरह के अखबार और पत्रिकाओं के कवर पर इन्हें अपराधी की तरह छापा जाता था। आज हालत यह हो गई है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाने पर शंकराचार्य भी खबरों से किनारे कर दिए जा रहे हैं। उनके सवालों को लेकर कम बहस है या बहस नहीं है। विपक्ष का नेता इतना भर कह दे कि देश को मंदिर नहीं स्कूल की जरूरत है, टीवी पर बड़ी बहस हो जाती है। मगर शंकराचार्य कहते हैं मंदिर अभी बना नहीं, अधूरा है, उद्घाटन करने की क्या जल्दी, इस पर कोई बहस नहीं होती है। शंकराचार्य को एहसास हो गया होगा, केवल धर्म का नाम लेकर आप धार्मिक हो चुकी हिंदी पत्रकारिता में पहली हेडलाइन हासिल नहीं कर सकते। राम पत्रकारिता पूरी तरह से राजनीतिक पत्रकारिता है, एक व्यक्ति की राजनीति की पत्रकारिता है, एक पार्टी और एक विचारधारा की पत्रकारिता है। इसमें आप नरेंद्र मोदी और संघ पर सवाल कर हीरो नहीं बन सकते। उनकी राजनीति के रास्ते में आकर आप पहली खबर कभी नहीं बन पाएंगे। कहने का मतलब है हिंदी अखबारों में मंदिर कवरेज के बहाने बीजेपी के राजनीतिक प्लेटफॉर्म को जिस तरह से मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है, उसके लिए इनके संपादकों को, मालिकों को राम ध्वज तो भेंट किया ही जाना चाहिए। राम की मर्यादा के नाम पर मोदी की राजनीतिक मर्यादा गढ़ने वाले ये अखबार राम राज्य नहीं,
मोदी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, कर चुके हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।